फील्ड के हैं या जो संस्कृत फील्ड के हैं उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए। इसमें भारती उपलब्ध है क्या? भारती यस भारती सर। का ये उपलब्ध है? ठीक है, तो विशेष रूप से देखना है क्योंकि तुम्हारा विषय भी ये है इस कारण से। ठीक है, तो इसी पर आज हमारी चर्चा पूरे 2 घंटे की इसमें रहेगी। देखिए, सबसे पहले हम कंप्यूटर और संस्कृत को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं जो कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से क्या अभिप्राय है आप सभी जानते हैं। मैं यहाँ पर डिफिनेशन और जो सैद्धांतिक पक्ष है उस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये बीच बीच में आने वाले जो हैं इनका थोड़ा, हाँ, ये जो ये जो है अर्थात कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है आप सभी परिचित हैं। हालांकि यहाँ पर डिफिनेशन देने, इनमें क्या क्या कर सकते हैं आप, तो आप अपने क्षेत्र में अलग अलग विषय वस्तु हैं जिनसे संबद्ध होकर के आप कंप्यूटर को देख सकते हैं। जैसे कि आप साइंटिफिक रिसर्च की बात करें या व्यापार की बात करें, एजुकेशन है, या फिर अभी एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में आप इसका उपयोग करते हैं। अर्थात शायद ही हमारे जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर कंप्यूटर की उपादेयता सिद्ध न हो। शायद ही कोई ऐसा फील्ड है। लगभग जो भी आप फील्ड देखेंगे अपने जीवन का, आपको बिना कंप्यूटर की संबद्धता के आपका जीवन अब पूर्ण नहीं दिखता है। हालांकि सभी कंप्यूटर ही है जीवन का आधार, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके लिए ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये इससे आप सभी वाकिफ होंगे, चाहे किसी भी फील्ड के हों। हम यहाँ पर संस्कृत की बात करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं हम। एजुकेशन सेक्टर में भी आप अलग अलग विषय को आप ले लीजिए। हम आ जाते हैं संस्कृत को लेकर के। तो जैसे आप रेफरेंस आपको ढूंढना है एजुकेशन में, जिस तरह से भी आप चर्चा करेंगे, अगर आपको कोई रेफरेंस ढूंढना है, श्लोक का अन्वेषण करना है, उसके लिए आपको कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। और आपका जो टेक्नोलॉजी जो है उसको और एनहांसमेंट के साथ आप एग्जाम में कितना अंतर आया है, आप लोग यूएच के सभी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जान सकते हैं जो कि आज से 5 साल पहले आप किस तरह एग्जाम देते थे। अगर ऑनलाइन भी देने के लिए आपको होता था तो आप किस तरह दे सकते थे, और आज आप कितना स्मार्ट वे में दे रहे हैं। ये दोनों ही आप तुलना कर सकते हैं, जान सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ टीचिंग मेथड जो है, उस टीचिंग मेथड के संदर्भ में आप बेहतर तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जैसे कि मेघदूतम आपको पढ़ाना है, अगर आज आपके पास कंप्यूटर का कम नॉलेज हो ठीक से और इक्विपमेंट हो आपके पास, तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं। जो कि भारत का नक्शा आप ये विजुअल मोड में आप दिखा सकते हैं, जो कि उसमें भी 3D फॉर्म में दिखा सकते हैं, जो कि ये भारत का नक्शा है, यहाँ पर रामटेक पहाड़ी है, यहाँ से मेघ चलता है, यहाँ इन इन पहाड़ों पर्वतों को क्रॉस करते हुए ये दिखा सकते हैं। तो जो कि एक जो जानने वाला है उस वहां पर प्रभावी रूप से वह जान पाएगा। इसी तरह ज्योतिष का फील्ड है या अन्य अन्य जो भी है, इनको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरह आप जो व्यक्ति है उसका एफिशिएंसी जो है उसमें उसे इंक्रीज करने के लिए आप ये देख सकते हैं, जो कि शोध में साइटेशन वगैरह की बात होती है। इसी तरह अन्य बहुत सारे हैं जिनमें कि आपको एकेडमिक फील्ड में कंप्यूटर की जरूरत होती है। अलग अलग बहुत सारे फील्ड हैं जिनमें कि आपको इसकी जरूरत होती है, जो यहाँ पर लिस्टिंग की गई है। अब उससे आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग इस कक्षा से कितना फायदा ले पाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। मैं देख रहा हूँ कुछ आ रहे हैं, ये आप पर निर्भर है आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन ये मैं आश्वस्त होकर कहूंगा जो कि बहुत ही मेहनत से आपके लिए तैयार किया गया है, और ये आपकी बहुत ही उपादेय रहेगा। अभी आपको इसका महत्व नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप
संस्कृत और कंप्यूटर को लेकर के बात करना प्रारंभ करेंगे तो आपको एक साथ इतनी सामग्री शायद ही मिल पाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो कि तन्मयता से देखें, और 2 घंटे के लिए वैसे भी आपको रहना ही है, तो वही मूवी का है ना जो कि रात्रि हो ही गई है, बाहर में कुछ मिलना जुलना है नहीं, तो यहीं पर समय व्यतीत करते हैं। तो थोड़ा मन लगा करके देखिए, क्योंकि ये आपके लिए उपादेय रहेगा, आप इस पर बहुत अधिक मेहनत किया गया है, ठीक ना। और आगे चलते हैं हम। तो इसमें बहुत कुछ है, जिसमें कि कंप्यूटेशनल संस्कृत पार्ट एक उसका छोटा सा एक हिस्सा है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, या आइडेंटिफाइंग संस्कृत मीटर अर्थात छंद का जो है वो आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। इसके बाद ये कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ही आसान बना देता है। मान लीजिए आज तो आप देख रहे हैं जो कि जूम, गूगल मीट या बहुत सारे उपकरण हैं। ये पहले आप देखते थे जो स्टार्टिंग आप स्काइप वगैरह पर देखते थे, जो कि हम पेड वर्जन रखते थे तब यूज करते थे। अगर आपको बहुत पहले आप चले जाएं तो आप देखेंगे यही स्काइप वगैरह अवेलेबल था उसमें में। इसके बाद फिर आप देखते हैं जो कि ऑनलाइन वर्ड जितने भी आप देखते हैं ये सभी कंप्यूटर के माध्यम से ही आप देख सकते हैं। तो ये सब जितना भी है वह कंप्यूटर की क्या उपादेयता है ये आप देखते हैं। के बाद जब आप कहते हैं जो कि संस्कृत, कंप्यूटर और रिसर्च या ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव, तो उसमें आप क्या उसका अभिप्राय लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं। जैसे कि संस्कृत अगर कह रहे हैं यहाँ पर, तो भारत के 22 ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस हैं भारतवर्ष के, उनमें से एक को आप भाषा के रूप में लेते हैं। लेकिन संस्कृत इससे और भी विस्तृत हो जाता है, जो भारतीय संस्कृति का द्योतक हो जाता है, उससे संबद्ध जो भाषा है इनको देखते हैं। कंप्यूटर जब कहते हैं तो कंप्यूटर क्या अभिप्राय है आप जानते हैं, रिसर्च का अभिप्राय क्या है ये सब आप जानते हैं। इसके बाद अगर हम कंप्यूटेशनल संस्कृत की बात करें तो कहाँ से ये प्रारंभ होता है, कहाँ हम ये देखते हैं। तो जब आप प्रारंभ करते हैं, जो कि प्रारंभिक स्थिति जब आप विलियम जोन्स की बात आप करते हैं, क्योंकि संस्कृत विश्व स्तर पर जब हम बात करने लगते हैं, क्योंकि अन्य संदर्भों में तो बहुत बेहतर है, लेकिन जब आप कहीं पर चर्चा करने लगते हैं किसी रेफरेंशियल मूड में, तो अनिवार्य रूप से क्या होता है कि आपको रेफरेंस के साथ ध्यान रखना होता है। आप हवा में किसी तथ्य को नहीं उपस्थापित कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब विश्व स्तर पर हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं तो सर विलियम जोन्स जो है उनका जो स्टेटमेंट है वो अक्सर आप कोट करते हैं। और अगर आप वर्तमान समय में अगर देखें तो ये भारत के प्रधानमंत्री जो रहे हैं उन्होंने ये प्रस्तुत किया था। इसमें द हिंदू का हमने ये लिया है, जो कि 9 अप्रैल 83 का ये पेपर का है कटिंग, इसमें वहाँ का रेफरेंस है, जो कि उन्होंने जिस तरह से संस्कृत को देखा था। एक आप विलियम जोन्स पाश्चात्य को देख रहे हैं, एक भारतवर्ष, और वर्तमान की तो बात ही छोड़ दी, वर्तमान में तो बहुत कुछ आपको संस्कृत के संदर्भ में मिलता है। ये विश्व स्तर पर जो चर्चा हुई है उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं, उससे भी अलग अलग ग्रंथों की बात अगर करें, तो आप दंडी के काव्यादर्श 132 यहाँ पर जो आप देखते हैं, संस्कृतम नाम दैवी वाक अन्याख्याता महर्षि भी, ये आप रेफरेंस देखते हैं। इसके बाद आप सुंदरकांड में, अर्थात प्रथम बार अगर कहा जाए जो कि संस्कृत भाषा के रूप में कहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो वाल्मीकि रामायण में देखते हैं, जहां पर कहा गया जाता है, जो कि हनुमान जी चिंतन करते हैं कि अगर हम यहाँ पर संस्कृत में माता सीता से संवाद करते हैं तो उनको ये लगेगा कि रावण हमसे छल करने के लिए आया है और वो डर जाएंगी। तो यही बात कहा गया है वहां पर, यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिर्व संस्कृताम रावणम मन्यमानाम माम सीता भीता भविष्यति। तो ये आप रेफरेंस अब इस तरह देख सकते हैं। तो इस तरह आप इसके अतिरिक्त आप आरण्यक, उपनिषद और अन्य जगह स्थलों पर आप देखते हैं, जिसमें कि एक विस्तार पूर्वक आप 9 फिलोसॉफिकल जो डिसिप्लिन है, इन सब में आप जितने भी टेक्स्ट देखते हैं अधिकांश आपको संस्कृत में मिलते हैं। लेकिन अगर भाषा के रूप में अगर कहा जाए तो हम देखते हैं यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में। और अगर अलग अलग तरह से संस्कृत की बात अगर की जाए तो हम फर्स्ट रेफरेंस जो देते हैं यह दंडी का देते हैं। और अगर विश्व स्तर पर दिया जाए तो हमने 2 दिया है इससे पिछले वाले स्लाइड में, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
के बाद अगर आप देखें तो इतिहास और भाषाभाषी की दृष्टि से अगर बात करें तो ये जॉर्ज कार्डोना जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं जिनको कि अभिनव पाणिनि कहा जाता है। पाश्चात्य जगत की दृष्टि से अभिनव पाणिनि कहा जाता है, जिन्होंने जो बच्चे जेएनयू से संबद्ध होंगे इनको बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, क्योंकि वो वहां पर पढ़ाने के लिए आते थे विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में। तो इन्होंने बहुत कुछ काम किया है इस पर, और इन्होंने जो रेफरेंस दिया है अर्थात इंसाइक्लोपीडिया ये जो ब्रिटानिका जो है वहां पर जो रेफरेंस दिया गया है वो हम यहाँ पर दिए कि देखिए जितना भी मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरा प्रयास रहता है कि मूल और संदर्भ के साथ मैं प्रस्तुत करूं, क्योंकि वैसे हवा में कहना जो कि संस्कृत बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे है वैसे उससे काम नहीं चलने वाला है। आप निश्चित रूप से वो रेफरेंस दीजिए कहाँ से कौन कह रहा है और किस जगह। जैसे हमने ये दिया है जो ये भारतीय संसद जो 2001 का रहा है उस समय ये स्थिति थी, और उसके बाद तो वृद्धि जो हुई है वह बेतहाशा वृद्धि हुई है, और वो भी ऑन रिकॉर्ड जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कंटिन्यूस देखे हैं जो कि संस्कृत को लेकर के। अब धीरे धीरे हम पहुंचते हैं जो कि एरिया ऑफ अट्रैक्शन जो कहते हैं, क्यों संस्कृत के लिए लोग इतना आगे बढ़े हैं, खास करके संस्कृत से इतर लोग जो हैं, क्योंकि संस्कृत क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं वह तो अनिवार्य रूप से इस तरह कर रहे हैं कि वो चूंकि संस्कृत ने उन्होंने पढ़ा है और वो जानते हैं क्योंकि संस्कृत का क्या महत्व है, तो वो कुछ महत्व तो जानते हैं और कुछ महत्व को वह मिसलीड भी करते हैं। मिसलीड का अभिप्राय यह है जो कि बिना कुछ संदर्भ देखे बोल देना, और बहुत सारे संदर्भ स्तर दिए जाते हैं। मैं यहाँ पर किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोटे तौर पर यह कि जब भी हम संस्कृत के छात्र होते हैं तो हमें अनिवार्य रूप से इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि हम जो बोलते हैं उसका कुछ मायने होना चाहिए। अगर आप एक नजर में बिना कुछ सोचे आप कह देते हैं जो कि नासा ने ऐसा कहा है, तो नासा ने कहा है तो नासा के वेबसाइट पर तो होना चाहिए ना, या जहां कहीं किसी का भी आप संदर्भ देते हैं तो आपके पास कुछ मूल प्रमाण तो होना चाहिए ना। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है जब भी आप कोई बात करें। तो आप देखिए जो कि यहाँ पर विविध शास्त्रों के निधि के रूप में हम देखते हैं, जो आप प्रोसोडी ये अलग अलग अभी तक आ ही रहे हैं। जब हम अलग अलग ग्रंथों की बात करते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे जो कि आप म्यूजिक की बात करें या प्रोसोडी की बात करें या आप लेक्सिकोग्राफी की बात करें अर्थात कोश शास्त्र की बात करें, छंद शास्त्र की बात करें, साइंस ऑफ ग्रामर जो है इसकी बात करें, ये धीरे धीरे आप लोग लिंक के कारण ही धीरे धीरे आ रहे हैं या और भी कुछ है। ये देख रहे हैं अभी सविता साहब भी अब ज्वाइन कर रही है। जो भी हो आप लोगों की भी गति विचित्र है। तो ये म्यूजिक की बात करें या प्रोसोडी की बात करें, लेक्सिकोग्राफी की बात करें, साइंस ऑफ ग्रामर की बात करें, पाली प्राकृति की बात करें, या एस्ट्रोनॉमी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, या मैथमेटिक्स की बात करें, आप जो नियम जितने भी हैं कोड ऑफ कंडक्ट जो है उनकी बात करें आप, या इंडियन मेडिसिन की बात करें, या फिर आप अर्थशास्त्र की बात करें या वास्तुशास्त्र की बात करें, फिगर ऑफ स्पीच की अलंकार शास्त्र की बात करें, आप जिस क्षेत्र में आप देखेंगे तो मूल ग्रंथ जो भारतीय परिप्रेक्ष्य मिलेंगे वो आपको संस्कृत में मिलते हैं। और अनिवार्य रूप से आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, आपको मूल तक जाना पड़ेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण है संस्कृत का, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप कुछ कह सकते हैं संस्कृत के संदर्भ में, वह है अतुलनीय एवं व्यतिक्रम रहित। व्यतिक्रम रहित क्या क्या होता है, ये कंट्राडिक्टरी नहीं मिलेगा कुछ। अगर कह दिया गया जो कि लगने से रामा बनेगा, तो आप भारतवर्ष में देखें, नॉर्थ इंडिया में देखें, साउथ इंडिया में देखें, या आप अमेरिका में देखें, बनेगा वैसे ही, उसमें कहीं भी परिवर्तन नहीं आएगा, व्यतिक्रम नहीं आएगा उसमें। ठीक, तो ये जो व्यतिक्रम राहित्य जो है यह एक यूनिकनेस है संस्कृत का। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये खास करके मैं ग्रामर के संदर्भ में कह रहा हूं। और यही कारण है क्योंकि जब संस्कृत को कहा जाता है तो कंप्यूटर फ्रेंडली कहा जाता है, लेकिन हम संस्कृत के ही लोग हम नहीं जानते हैं स्पष्ट रूप से, तो जो भी मन होता है हमको बोल देते हैं जो कंप्यूटर फ्रेंडली इस कारण से, इस कारण से, इस कारण से।
वस्तुतः कंप्यूटर फ्रेंडली होने का कारण यह है कि यहाँ पर व्यतिक्रम राहित्य है, क्योंकि आप जो भी कंप्यूटर से संबद्ध हैं, आप अनिवार्य रूप से जानते होंगे जो प्रोग्रामिंग जो है वह जिस तरह आप प्रोग्रामिंग करके देंगे वह आउटपुट उसी तरह का आपको मिलेगा। अगर आपकी प्रोग्रामिंग में कोई खामी है तो आउटपुट भी उसी तरह खामी के साथ मिलेगा आपको। और प्रोग्रामिंग में आपको क्लियर कट देना होगा, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। वहां पर जो भी दिया जा रहा है आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देना होता है। तो अगर आपको दे दिया गया जो कि यहाँ पर इस कंडीशन में मान लीजिए अष्टाध्यायी का जो नंबरिंग दिया गया है, जैसे 8 अध्याय है और प्रत्येक में 4-4 पाद हैं, तो आप सूत्र जो देखते होंगे उसका सूत्र इस तरह होता है A.B.C, इस तरह का आता है। मतलब ए हो गया चैप्टर, बी हो गया जो 1/4 जो है उस चैप्टर का, और सी हो गया ये नंबर फॉर्मूला का नंबर। अगर ये दिया जाए जो कि A.B.C के होने पर X.Y.Z होगा, तो वो फिक्स है जो कि वही होगा हर जगह। अगर उसको एक्सेप्शन देना होगा तो उसमें दे दिया जाएगा जो कि S.T.V ये दे दिया जाएगा। मतलब कोई एक सूत्र का के होने पर दूसरा सूत्र एप्लीकेबल होगा। अगर ये दिया जा रहा है तो उसको केवल नंबरिंग देना होगा और उसके आधार पर वो मैथमेटिकली वह ट्रांसफॉर्म करेगा। तो ये जो इसका, और वो किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, जो एक दे दिया गया है उसी तरह से होगा। अगर आप यण संधि का नियम दे रहे हैं तो यण संधि के नियम का जो सूत्र है, सूत्र नंबर आप दे देते हैं और आप दे देते हैं इफ, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट आता है तो दे दिया जाता है ये होंगे। तो ये जो एक सिस्टमेटिक है वहां पर, और व्यतिक्रम राहित्य का अभिप्राय हुआ जो कि किसी भी स्थिति में वह अपने आप को चेंज नहीं करेगा, जो भी है वो क्लियर कट वही रिजल्ट देगा वो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस कारण से कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर फ्रेंडली जो कहा जाता है वो ग्रामेटिकल पोर्शन को लेकर के कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे आप सभी, ग्रामर को छोड़ करके अन्य किसी के लिए वो बात नहीं की जाती कंप्यूटर फ्रेंडली की बात, ठीक है। तो संस्कृत भाषा के लिए नहीं, संस्कृत ग्रामर के लिए किया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो एक तो हो गया जो कि विविध शास्त्रों की समृद्धि निधि जो है जो आपके लिए उपलब्ध है, या दूसरा जो दिया गया है जो कि अतुलनीय और व्यतिक्रम राहित्य जो है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद क्या है कि एक समृद्ध परंपरा जो रही है, ये तो आप लोग पूर्णतः परिचित होंगे, जो कि एक गुरु शिष्य परंपरा रही है, जिसमें कि अध्ययन अध्यापन की आप वैदिक परंपरा से लेकर के वर्तमान समय तक को देखते हैं। यह आपने देखा होगा और आप इससे परिचित होंगे। इसके बाद अगर विश्व का, अगर कंप्यूटेशनल को साइड कर दीजिए, आध्यात्मिकता को साइड कर दीजिए, तो इधर बुद्धिस्ट वाला जो पार्ट है, ये महायान टेक्स्ट जितने भी हैं, ये अपने यहाँ जो अंडरस्टैंडिंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट का, जो संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट का जो अभी वर्कशॉप चल रहा है, ये वही ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं इसी पर बेस्ड है। वो महायान लिटरेचर जो है वह सभी संस्कृत में ही आपको उपलब्ध है। अगर आपको महायान ये सेक्ट को देखना है, महायान को पार्ट को देखना है, तो आप बिना संस्कृत पढ़े आप उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा फील्ड है संस्कृत बुद्धिज्म के लिए, जो कि जो अन्य देश के पास अभी तक नहीं उपलब्ध है। क्योंकि वह अन्य टेक्स्ट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन पाली में भी वो लोग वो एक्सपर्ट हो जा रहे हैं, लेकिन जब तक वो जो बुद्धिस्ट का नॉलेज रखते हैं वो संस्कृत नहीं जानते हैं, जो संस्कृत का नॉलेज रखते हैं वो बुद्धिस्ट नहीं जानते हैं, और जो दोनों का नॉलेज रखते हैं वो अंग्रेजी नहीं जानते हैं। संस्कृत में भारतवर्ष में ऐसे भी हैं जो संस्कृत जानते हैं, बुद्धिस्ट को भी जानते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और भारत के बाहर आपको अगर कम्युनिकेट करना है तो आपको इंग्लिश चाहिए आपको। तो ये तीनों नहीं है तो नहीं हो सकता है, और जो उसके बाद तीनों है तो वह इसको लेकर के आगे बढ़ सकता है। तो लेकिन संस्कृत तो आपको आना चाहिए, मूल ग्रंथ उसी में है, जितने भी आप देखेंगे। तो एक ये महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके बाद आगे हम चलते हैं, जो कि एरिया ऑफ अट्रैक्शन का में ही अगर हम बात करें, और तो इंडियन कल्चर जो है, अगर भारतीय संस्कृति को आपको समझना है तो अनिवार्य रूप से आपको संस्कृत को समझना ही पड़ेगा, कोई और उपाय आपके लिए नहीं है। क्योंकि अगर आप वर्णाश्रम व्यवस्था जानना चाहते हैं, राजधर्म जानना चाहते हैं, आप कोड ऑफ कंडक्ट किस तरह का रहा है ये जानना चाहते हैं, या अगर इतिहास के ही छात्र हैं
तो जैसे आप राजतरंगिणी है या इस तरह के जो अन्य अन्य ग्रंथ हैं, अगर इनको आप नहीं जानते हैं, यदि आप लिपि और अभिलेख को पढ़ना चाहते हैं, वो अशोक के अभिलेख हों या गुप्तकालीन अभिलेख शिलालेख हों या अन्य अन्य अभिलेख हों, आप अगर संस्कृत नहीं जानते हैं तो आप केवल अनुवाद पर ही रहेंगे। और आप जानते हैं कि अनुवाद पर होने से क्या होता है कि उस भाषा की आत्मा समाप्त हो जाती है। अनुवाद करते ही जो वो कहना चाह रहा है वो होगा ही नहीं, वो आप समझ ही नहीं पाएंगे, वो कुछ और ही उत्तर वो आउटपुट दे रहा है। तो आपको मूल रूप से वहां तक जाना ही जाना है। अगर आप योग के छात्र हैं तो अगर आप योग दर्शन के जो मूल टेक्स्ट हैं, वो आप घेरंड संहिता की बात करें या पतंजलि योग दर्शन की बात करें, योग या योग वासिष्ठ की बात करें, आपको जाना ही जाना है वहां पर। अगर आप उनको मूल नहीं पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप अनुवाद पढ़ते रहिए, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। दूसरा यह है जो कि अगर आप भारतीय भिन्न भिन्न धर्म जो हैं उनको अगर आपको समझना है तो आपको मूल में वहीं पर जाना है। जैसे कंपैरेटिव रिलीजियंस जो हैं, जैसे लास्ट इंस्टीट्यूशन में भी मैं जो क्लास लेता था कंपैरेटिव रिलीजियंस का, तो कंपैरेटिव रिलीजियंस अगर आपको देखना है तो अनिवार्य रूप से कंपैरेटिव मतलब अलग अलग धर्मों को अगर देखना है तो मूलभूत आपको संस्कृत के टेक्स्ट को देखना ही होगा, जो एसेंस क्या है भिन्न भिन्न धर्मों का। इस तरह आप जो इतिहास देखें या फिर भारत ये प्राचीन व्यापार को अगर देखें या प्राचीन नीति को देखें जो कि फॉरेन पॉलिसी कैसे डेवलप की गई थी, या फिर जो आईपीसी है इंडियन पीनियल कोड, इन सब के लिए आपको संस्कृत के जो मूलभूत टेक्स्ट हैं वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप देखना चाहते हैं जो कि विदेश के साथ किस तरह का व्यापार हुआ करता था, तो जो अलग अलग टेक्स्ट में दिए गए हैं ये आपको देखना होगा। इसके लिए आपको संस्कृत तक जाना ही जाना है, अन्यथा आप अनुवाद लेकर के ही चलेंगे। और इसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि आज जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बात की जा रही है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। क्योंकि जैसे देखिए संस्कृत के छात्र हैं, शाकुंतलम पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है जो कि वहां पर फॉरेन ट्रेड की बात जो उसमें की गई है वो कहाँ कहाँ चर्चा की गई है। उन श्लोकों में जो दिया गया है उसको केवल वो एक श्लोक के रूप में पढ़ लेते हैं केवल, लेकिन वहां पर स्पष्ट रूप से चीनांग सुखमेव जो चर्चा की गई है या सार्थवाह नामक जो व्यापारी है उसकी जो चर्चा की गई है, ये सब जितने भी हैं वो अनिवार्य रूप से आप अगर संस्कृत जानते हैं, आप वो ग्रंथ पढ़ते हैं, रुचि है, तभी आप उनमें से खोज पाएंगे। और इस तरह के रिसर्च संस्कृत क्षेत्र में भी होने चाहिए। और वो रिसर्च वही कर सकता है जो दो अलग अलग क्षेत्र के हों। जैसे हमारी एक स्टूडेंट रही है, वो हिस्ट्री की स्टूडेंट रही है, लेकिन वो संस्कृत का थ्रू आउट स्टडी की और उसके बाद वो जाकर के इंडोनेशिया में वहां पर अध्ययन किया और वहां पर इंडिया की रही है, लेकिन वो वहां पर जाकर के उनका अध्ययन किया और आज वो बेहतर किसी से भी बेहतर तरीके से होंगे। मतलब क्या है कि दोनों क्षेत्र को वो जानते रहे तब जाकर के, क्योंकि देखिए कोई संस्कृति केवल पढ़ लिया उससे नहीं काम चलने वाला है, ये भी बात तो स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। या कोई अन्य विषय ही पढ़ लिए हैं और संस्कृत को नहीं जानते तो अधूरा है। तो आपको चाहिए जो कि एक सामान्य गति आपकी होनी चाहिए। आप वो इतिहास के छात्र हों या भारतीय जो व्यापार विदेश व्यापार जो हो रहा है या विदेश नीति जो डेवलप की जा रही है, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी है तो उसको अनिवार्य रूप से, अगर कोई राजदूत बनता है तो उसको पता होना चाहिए जो कि हमारे फॉरेन पॉलिसी हमारे यहाँ क्या रही है, किस तरह से रही है। उसके लिए जो अर्थशास्त्र में जो दिए गए हैं, अन्य अन्य ग्रंथों में जो दिए गए हैं, वो आपको जानना चाहिए। इसी तरह आईपीसी की बात हमने याज्ञवल्क्य की बात में बार बार कोट करता हूँ, चतुष्पाद व्यवहार जो है वो आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए। इतना ही नहीं, आप अगर देखेंगे दाय भाग की बात करते हैं जो कि स्त्रियों के लिए क्या क्या अधिकार रहे हैं, ये आपको बेहतर तरीके से जो याज्ञवल्क्य स्मृति है या मनुस्मृति है, इन सबको आपको पढ़ना होगा तब जाकर के। इसके साथ साथ जो कि ये इकोसिस्टम जो है, आज हम अलग अलग हमारे यहाँ ये डिपार्टमेंट खुलते हैं जो कि एक डिपार्टमेंट हमने देखा जो कि वैदिक मैनेजमेंट या वैदिक इकोलॉजी, ये कोर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इंस्टीट्यूशंस में। अब वैदिक इकोलॉजी अगर है तो अनिवार्य रूप से जब तक आप उनका नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्यों आज इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि उसकी आवश्यकता अब समझ में आ रही है। अब आप कहेंगे कि इससे पहले आवश्यकता नहीं थी, तो आवश्यकता थी, लेकिन जो हम संस्कृत के छात्र थे
वो इतना महत्व नहीं देते थे उनको। हम केवल श्लोक ठीक से पढ़ लिया, हम उसका अर्थ समझ लिए, उसमें हम शास्त्रार्थ के लायक हो गए, बस यही दैट्स ऑल होता था। लेकिन अब जो जो आवश्यकता हो रही है, हम समझ रहे हैं जो कि जो समस्या हम आसपास देख रहे हैं उनका समाधान हम किस तरह से कर सकते हैं, और वो समाधान हमें वैदिक ग्रंथों में हमें मिल जा रहा है। तो अब हम वैदिक मैनेजमेंट, वैदिक इकोलॉजी की बात कर रहे हैं। इसी तरह प्रबंधन के संदर्भ में जो अलग अलग जो टॉपिक्स हम लेते हैं, अलग अलग जो हम देखते हैं, वह आपको वैदिक में किस तरह का होता है, या अलग अलग ग्रंथ में। जैसे मैंने एक पेपर पढ़ा था यहाँ पर NIT कुरुक्षेत्र में, जो कि जी सॉरी, ये रोहतक का MTU जो है, इसमें उसमें वाल्मीकि रामायण में प्रबंधन, आप हमारे YouTube पर भी देख लेंगे, वहां पर पूरा वीडियो उपलब्ध है। तो जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट इन वाल्मीकि रामायण, इस तरह का था कुछ, तो ये आप देखेंगे। इसी तरह अगर आप ये मनोविज्ञान को लेकर के चलते हैं, तो जैसे वैदिक में शिव संकल्प सूक्त है या अन्य जो है, अगर आप उनको आपने अध्ययन नहीं किया है, या रथ रूपक है, इनको अगर आपने नहीं अध्ययन किया है, तो आप बेहतर तरीके से अपने आप को उपस्थापन नहीं कर सकते हैं। और आज आपके बाहर से व्यक्ति आते हैं, वो आपके ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि अगर आप, मैं एक नाम मैं कहूँ, एक रफूने हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, जो माइंडफुलनेस पर स्टडी कर रहे हैं, और इटली के जाने माने रोम के जाने माने विद्वान हैं माइंडफुलनेस के संदर्भ में। वो नालंदा आकर के अध्ययन कर रहे थे, किस चीज के लिए, तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो मन पर क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या रेफरेंसेस हैं। लेकिन हम अपना जो निधि है उसका हम क्या कहते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। कंप्यूटर फ्रेंडली की हमने चर्चा कर ही लिया था। अगर आप एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की बात करते हैं, आज इतनी समस्याएं होती है, खास करके नैतिकता की दृष्टि से आप इतने अनैतिक हो गए हैं हम, जो कि हमारे अंडर में जो रिसर्च करता है, हम उसके रिसर्च जो प्रोजेक्ट होता है उसको हम चेक करते हैं किसी एक टूल के द्वारा, ताकि उसे चोरी तो नहीं किया है। अब आप समझ सकते हैं जो कि क्रेडिबिलिटी हमारे रिसर्च की कहां तक है, जो कि आप कर रहे हैं, आपके डिजिटेशन, आपके जो सुपरवाइजर हैं, जो आपको अच्छी तरह जानते हैं, वो चेक कर रहे हैं जो कि आपने कितना चोरी किया है। स्पष्ट रूप से प्लेगरिज्म का अभिप्राय यही है। तो अगर नैतिकता यहां तक गिर गई है, तो आप एक सिविलाइज सोसाइटी की बात कहां से कर सकते हैं आप। तो इसके लिए आप बहुत सारे देखेंगे। इसके संदर्भ में एक बहुत अच्छा हमने देखा था, पेपर प्रेजेंटेशन हुआ था NIT कुरुक्षेत्र में, जहां हमने प्रेजेंट किया था, वो दूसरा फील्ड था। वहां पर जो किया गया था, तो वहां पर एक प्रपोजल दिया गया था, जो कि शुरू से अर्थात बेसिक लेवल से लेकर के डॉक्टरेट लेवल तक में जो मोरालिटी जो है उसका एजुकेशन दिया जाए। ये प्रपोजल था, बहुत अच्छा प्रपोजल था, क्योंकि आप देखते हैं जो कि हम घर से ही हम सब कुछ सीखते हैं, जो कि किस तरह हमें होना है, समाज के साथ किस तरह व्यवहार करेंगे। तो ये जितनी भी बातें हैं, हम कहते हैं सत्यम वद, तो सत्यम वद केवल कहने से तो होगा नहीं, आपके व्यवहार में किस तरह का आता है। तो जब आप टेक्स्ट को देखेंगे, तैत्तरीय उपनिषद है, और भी बहुत सारे आपको ग्रंथ मिलेंगे, जहां पर कि आपको समझ में आएगा जो कि किस तरह से हमें एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की स्थापना हम कैसे कर सकते हैं। तो वो आपको वहां पर जाकर के ये मिलता है। पीस ऑफ माइंड जो है, इसके लिए हम शिव संगम सूत्र आदि की हमने चर्चा की ही है। इसके बाद हम कहते हैं, अगर मान लीजिए आप कोई सामान्य व्यक्ति हैं, या आप लेखक हैं, या कुछ अन्य फील्ड है आपका, जिसमें कि आपको फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज जो है, या आप शब्दों से खेलते हैं, तो वहां उस संदर्भ में एक शब्द का क्या महत्व होता है, ये आप अगर संस्कृत को पढ़े हुए हैं तो बेहतर तरीके से जान सकते हैं। एक के लिए अलग अलग जो सिनोनिम्स दिया गया है, जैसे अब एक मैंने केवल हरि शब्द लिया, और हरि शब्द के इतने अर्थ होते हैं। ये भर्तृहरि, वृत्ति विशेष, घोड़ा, मंडूक, ये मेढक, वानर, मयूरी, सूर्य, अग्नि, मयूर, तोता, यम, हंस, वायु, ये इतने सारे अर्थ होते हैं। और आपको विस्तृत रेफरेंस देखना हो तो हिंदी वर्ड नेट IIT बॉम्बे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर के सर्च कर सकते हैं। हरि पद आप डालेंगे तो आपको सब दिख जाएगा, और वहां पर और विस्तार में दिखेगा, जो कि एंटोनिम, सिनोनिम, हाइपर जितने भी हैं उनके अलग अलग, वो सभी आपको
भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, जितने भी स्क्रिप्ट है, सभी में दिखेंगे। हिंदी वर्डनेट IIT बॉम्बे, ये आप सर्च करके देख सकते हैं। तो ये चीज है। तो इस तरह आप देखेंगे, या अर्जुन गीता में ही देखते हैं जो कि अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया, अर्जुन, पार्थ, कौनतेय, तो इनका क्या अलग अलग अर्थ है, ये आप जब संस्कृत टेक्स्ट को देखेंगे, अमरकोश आदि को, तो आपको समझ में आता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो कि अगर किसी भारतीय भाषाओं की बात अगर हम करते हैं, तो जितने भी एक बात और ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत वाइसनेस हम रखते हैं, खास करके हम संस्कृत के जो स्टूडेंट होते हैं, ये कहते हैं संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। ये इस तरह हम बिना कुछ सोचे समझे नहीं हम बोले इस तरह का। भारतीय भाषा जो है वो प्रभावित है, इन्फ्लुएंस्ड है, ये इस तरह हम सेंटेंस कहें तो वो ठीक है। हाँ, एक लाक्षणिक रूप से हम कह देते हैं जो सभी भाषाओं की जननी है, अलग है। लेकिन अगर कोई लिंग्विस्टिक ये भाषा विज्ञान का कोई अगर छात्र है, तो वो आपको पकड़ लेगा जो आप केवल ऐसे ही बोल रहे हैं। तो जो भी हम बोल रहे हैं, हमारा अनिवार्य रूप से फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। जो हम कह रहे हैं वास्तव में वो सत्य होना चाहिए, केवल जो मन में आए हम बोल दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी भाषाओं की जननी हम जब कह रहे हैं तो एक लाक्षणिक प्रयोग है। जब आप कहते हैं ये ऐसा कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं जो कि ये जो अधिकांश भाषा जो है उनके सोर्स के रूप में है, ये स्रोत के रूप में है। जो कि आप देखते हैं, पहले वैदिक संस्कृत है, उसके बाद लौकिक संस्कृत है, फिर आप पाली, प्राकृत आते हुए आधुनिक जो भारतीय भाषाएं हैं वहां तक आप पहुंचते हैं। अगर आप उससे भी अलग दृष्टि से देखें, तो आपको अलग अलग विश्व की जो अलग अलग भाषाएं हैं वो आपको दिखेंगे, वहां पर भी समानता है। जैसे कि आप जर्मन लैंग्वेज को देखें, रशियन को देखें, आपको सिमिलरिटीज मिलेंगी आपको। चंदन, हम क्लास में छी, हम 6 बजे फ्री हुई छी। ठीक ठीक। तो इस तरह हम देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम कोई स्टेटमेंट दें, तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं दें जिसको कि हम प्रूव न कर सके, हमारे पास कोई एविडेंस ना हो, ऐसा नहीं बोले हम। तो फिर जो संस्कृत बिना कुछ सोचे समझे जो बोलते हैं, और आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होकर के जो बोलते हैं, दोनों में फिर अंतर नहीं रहेगा। और यही आपको दूसरे से अलग करता है। आज कहते हैं जो कि वो अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है, तो अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है, तो आप में दिखना चाहिए जो कि आप जो बोल रहे हैं वो कहां तक प्रभावी है, ठीक ना। तो ये सब चीज आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि देखिए ये फंक्शनल संस्कृत जो हमने यहाँ पर कोर्स हमने देखा है, कुछ नया हम नहीं दे रहे हैं। जो विषय वस्तु है वो आपको हम कंपैक्ट फॉर्म में इस तरह दे रहे हैं जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में वह आपके लिए उपादेय होगा। अब आप कितना इससे ले पाते हैं ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन ये आपके लिए उपादेय होगा। हम जितना भी जो कोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं या जो भी हमारे मन में होता है, वहां पर हम अपना ध्यान रखते हैं जो कि वो 100% मिले जो लर्नर्स हैं, और उनसे वो कुछ सीख सकें। या हम जैसे हम अभी अंडरस्टैंडिंग संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट का ही चला रहे हैं, तो अनिवार्य रूप से हम ध्यान रखते हैं जो कि उनको 12 ही कक्षा है, तो 12 कक्षा में उनको बहुत कुछ मिले। यहाँ पर हम हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ मिला होगा। जैसे आज की कक्षा है, ये आप कंपेयर कर लीजिएगा, आपने बहुत सारी कक्षाएं ली होगी, बहुत सारे कक्षाएं ऑनलाइन भी चल रहे हैं, आप कंपेयर कर लीजिएगा जो कि आपको कितना मिला है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, और इसके अनुसार अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए उपादेय रहेगा। चाहे आप किसी फील्ड के हैं, ये नहीं है कि आप संस्कृत के हैं या किस फील्ड के हैं, जिस फील्ड के भी होंगे आपके लिए उपादेय होगा। इसके बाद हम देखते हैं जो कि अगर आप हम भाषा की बात कर रहे थे, तो मेजर जो भारतीय भाषा है, भारतीय भाषा ही नहीं, जो इंडियन और फॉरेन के जो है उनके स्रोत के रूप में आप देख सकते हैं। दूसरा यह है कि ये इस तरह का की भाषा है जो 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें यह एक प्रमुख है। और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि मैक्सिमम जो अर्थात भारत की जो भी भाषाएं हैं, एक नहीं सभी भाषाओं की बात मैं कर रहा हूं, भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन है भारतीय संविधान की ओर से, जो कि जब आप टेक्निकल टर्म्स का प्रयोग करते हैं या क्वाइन करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले आप संस्कृत के डिक्शनरीज को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद सेकेंडरी आप लोकल लैंग्वेज जो है उनको ध्यान में रखेंगे। ये शायद अगर
मैं सही हूं तो 351 जो है उसमें इन टर्म्स ये कहा गया है स्पष्ट रूप से, वो आप देखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात मैं कर रहा हूं, जो कि आपको संस्कृत को मुख्य रूप से लेना है और गौण रूप में सेकेंडरी जो वहां के लोकल लैंग्वेज होंगे उनको आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ ये जो 36 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं उनमें जो ये 21 जो है ये यही के हैं, अर्थात जो संस्कृत जो अलग अलग जो 36 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं उनमें ये मुख्य रूप से इंक्लूडेड हैं। इसके बाद जर्मनी की बात अगर की जाए, जर्मन लैंग्वेज की बात की जाए, उन्होंने ये क्लियरली वो संस्कृत के प्रति जो अपना अनुराग व्यक्त किया है और अपने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो संस्कृत के लिए स्पेस दिया है। और इतना ही नहीं, आप कैलिफोर्निया देखें, वहां पर क्लियरली संस्कृत डिपार्टमेंट है। तो इस तरह के जितने भी आप मेजर इंस्टीट्यूशंस देखेंगे विश्व की, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत में तो IITs IIM जो है या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर तो एस्टेब्लिश हो ही रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर कहा जाए तो पर भी आप देखेंगे जो कि संस्कृत के डिपार्टमेंट पहले होता था केवल इंडोलॉजी के रूप में, लेकिन अब ओपनली संस्कृत डिपार्टमेंट के रूप में आप देख पाएंगे। तो ये सब बहुत कुछ परिवर्तन हो रहे हैं धीरे धीरे, जितना महत्व देखते हैं इस तरह से। तो ये आप कुछ बातें हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद संस्कृत कंप्यूटर की बात अगर हम जहां से प्रारंभ करते हैं तो इसमें देखते हैं जो कि कंप्यूटर फ्रेंडली कहते हैं, तो 3 बातें हम देखते हैं। तो प्री पायनियर एज देखते हैं, पायनियर पर्सपेक्टिव देखते हैं और फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज देखते हैं। और जब हम कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं तो हम उससे भी आगे बढ़ करके बहुत कुछ देखते हैं, जो हमने इससे पहले भी चर्चा हमने की थी। तो कंप्यूटेशनल संस्कृत जब हम कहते हैं तो ये सभी बातें आ जाते हैं, जो आप थर्ड कॉलम देख रहे हैं उनमें सभी बातें आ जाते हैं कंप्यूटेशनल संस्कृत में। इसके बाद रेफरेंस टूल अगर आप खोजना चाहें तो मैंने एक JNU का दिया है, जहां पर कि आपको असंख्य आपको मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे, लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स मिल जाएंगे, लेक्सिकल रिसोर्सेज मिल जाएंगे, कॉर्पोरा ई टेक्स्ट जो है वो मिल जाएंगे, रिसर्च टूल्स मिल जाएंगे अलग अलग। ये आप देखेंगे वो महाभारत से संदर्भित हो या ये अमरकोश से संदर्भित हो, अलग अलग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, वहां पर एनिमेटेड जो पंचतंत्र का जो है वो कथानक आपको मिलेंगे। तो ये बहुत कुछ है जो कि आपको जाकर के देखना चाहिए। और अलग अलग फील्ड के जो है, मैंने पहले भी चर्चा किया था, जो कि आप ये एंड्रॉयड ऐप वगैरह की बात मैंने की थी, जो कि आप बना सकते हैं। इस तरह आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप एक दूसरे के लिए मददगार अगर होते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। ये अभी तक आ ही रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। सरला अभी ज्वाइन कर रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, जो कि 7 बजे तक ज्वाइन ही करते रहते हैं आप लोग, बहुत ठीक है जो भी है। इसके बाद लेक्सिकल रिसोर्स की बात अगर करते हैं तो बहुभाषी अमरकोश देखते हैं, महाभारत अनुक्रमणी देखते हैं, इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता अनुक्रमणी देखते हैं, आयुर्वेद अनुक्रमणी देखते हैं। फिर मैन्युस्क्रिप्ट को खोजना चाहते हैं, खास करके विद्याधरण से संदर्भित, ये आपको मिल जाते हैं। वेदांत से संदर्भित जो है वो मिल जाते हैं। इसके साथ साथ कॉर्पोरा जो है, ये अलग अलग कॉर्पोरा और जो कंप्यूटेशनल टूल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स या आपको असंख्य, जैसे कि संध स्प्लिटर है, सुबंत एनालाइजर है, सुबंत जनरेटर है, ये आपको मिल जाते हैं। कारक विश्लेषक, मान लीजिए जैसे विश्लेषक है, आपने दिया रामम, तो वो बता देगा जो कि राम में ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है। मान लीजिए आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं पता चल रहा है जो कि फलम जो यहाँ पर इस वाक्य में है, फलम किस सेंस में लिया गया है, कौन सा केस है इसमें, आपको नहीं पता चल रहा है। मान लीजिए राम शब्द का रूप तो आपको पता है, 1 मिनट के लिए आप रूप चला रहे हैं जो कि जैसे उपानह का चला रहे हैं, अब आपको नहीं पता है, तो जो ही आप देंगे तो वो क्लियर करके दे देगा जो कि इसमें इसका मूल शब्द जो है ये है, इसमें ये प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात इस कारक में इसका प्रयोग किया गया है। तो ये आपके लिए कितना आसान हो गया जब आप अनुवाद करने जा रहे हैं। ये जब आप अनुवाद करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जा रहा है जो कि ये कितना उपादेय रहेगा। आपको कृदंत एनालाइजर मिल जा रहा है, इसके साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगर मिल जा रहा है। इतने बहुत सारे आपको जो जितने भी आपके लिए उपादेय हैं ये आपको मिल जा रहे हैं। एक मैंने ये अभी रेफरेंस इसका दिया, ये जो है ये लिंक यहाँ पर है, sanskrit.jnu
.ac.in index.gsp। उसके बाद ये है उसका फ्रंट पेज, और इसमें ये इतने चीज आपको मिल जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। फिर आईआईटी बॉम्बे के द्वारा जो काम किया गया है, ये अगर आप देखें तो मैंने अभी वर्डनेट की बात की, हिंदी वर्डनेट है, ये सिफिल्ड जो है वो डिपार्टमेंट काम किया है इस पर विशेष रूप से, संस्कृत डिपार्टमेंट, संस्कृत सेल के साथ, अर्थात इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन संस्कृत, जहाँ से हमें पीएचडी की है, वो ISTS है, उसके साथ मिल करके ये काम हुआ है, हिंदी वर्डनेट एंड संस्कृत वर्डनेट, ये जो डेवलप किया गया है। तो ये आप आईआईटी बॉम्बे में देखते हैं, हिंदी वर्डनेट, संस्कृत वर्डनेट, और ये जो मेरा पीएचडी का जो विषय रहा है ओतास, ऑनलाइन तत्सम एनालाइजिंग सिस्टम फॉर हिंदी, ये आप आईआईटी बॉम्बे के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। ये उपाधि है, जैसे आप देख रहे हैं, ये संस्कृत वर्डनेट है। संस्कृत वर्डनेट का डाटाबेस उतना अभी नहीं समृद्ध है जब तक मैंने देखा था लास्ट टाइम, लेकिन हिंदी का बहुत ही विस्तृत है। अगर कोई छात्र हिंदी से संदर्भित है या अन्य किसी भी भाषा से, या कोई लोकल लैंग्वेज लेकर के आप काम कर रहे हैं, तो एक बार जरूर हिंदी वर्डनेट जाकर के देखिए आप। और ये इतना बेहतर है जो कि आप जिस किसी भाषा में है, जो क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका उल्लेख किया गया है, उन सभी भाषाओं को लेकर के ये दिया गया है, और आपको उसी स्क्रिप्ट में मिलेंगे। आपको मान लीजिए कोई पंजाबी है, तो पंजाबी के लिए गुरुमुखी जो है उसी स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह बहुत ही अच्छा काम है, आप लोगों को देखना चाहिए। कि देखिए जितना ऑनलाइन आपको अवेलेबल है रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज का उपयोग अगर आप करते हैं तो संस्कृत को लेकर के आप बहुत कुछ कर सकते हैं, भले आप संस्कृत के एक्सपर्ट नहीं हैं। क्योंकि ये बात सत्य है कि संस्कृत के एक्सपर्ट होकर के भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं अगर आप तकनीक से संबद्ध नहीं हैं। यदि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं दुनिया के सामने में, अपने हृदय की बात आप अगर नहीं कह पाएंगे दुनिया को, और वो दुनिया को कहने के लिए आपको अभी एक ही लैंग्वेज आपके लिए उपादेय हो पाएगा, वो है आपका जो कम्युनिकेशन के लिए है, इंग्लिश। तो आपको इतना आना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप अंग्रेजी में एक्सपर्ट होइए, लेकिन इतना आपके पास होना चाहिए कि अपने दिल की बात आप कह सकें। अगर आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना है। इस पर ये जो है ओतास हमने पीएचडी के दौरान जो हमने डेवलप किया है, ये 2016 अर्थात आज से 5-6 वर्ष पहले ये किया गया था। इसमें है कि तत्सम शब्द जितने भी दिख रहे हैं, ये केवल हिंदी के लिए किया गया था, लेकिन जितना भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको इस तरह का ये डिजाइन किया गया है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज लें, कोई भी स्क्रिप्ट लें, यूनिकोड में होना चाहिए, ये एक्सेप्ट करता है। और अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, वैसे इसका टारगेट रखा गया था कि एक्सपेंड किया गया जाएगा, जो कि ओतास जो है ये केवल ऑनलाइन तत्सम एनालाइजिंग सिस्टम फॉर हिंदी है, लेकिन ये फॉर ऑल इंडियन लैंग्वेजेस इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसमें केवल अब इतना ही काम करना पड़ेगा कि जितनी भारतीय भाषाएं हैं उनका डाटाबेस जो है एक्सेल में, वो इसको दिया जाएगा एसक्यूएल फॉर्मेट में, ये सर्च कर लेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो की गई है वो सभी के लिए की गई है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये दिया गया था, ट्रायल के लिए दिया गया था उस पर, जो कि पब्लिकली, क्योंकि जब भी आपको डिग्री मिलती है उससे पहले पब्लिकली जाना जरूरी होता है, ये दिया गया था इस कारण से। इसके बाद आप ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कि यहाँ पर आप देखेंगे, ये नाम आपने सुना होगा, नहीं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। IIT कानपुर में थी मैडम अंबा कुलकर्णी मैडम, उनके द्वारा ये सभी काम किया गया है जितना भी है। और उन्होंने संस्कृत स्टूडेंट्स को लेकर के इतना कुछ उन्होंने काम किया है जो कि आप दंग रह जाएंगे, जो कि एक नॉन संस्कृत बैकग्राउंड का व्यक्ति इतना कुछ संस्कृत के लिए कर सकता है। तो इसीलिए मैं जो नॉन संस्कृत बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ, उसका कारण ये भी है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। संस्कृत वालों में समस्या क्या हो जाती है कि हम सर्वज्ञ अस्मि, ये उनमें भाव एक आ जाता है, और जब ये भाव आ गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं आप। तो इसलिए हम जब भी काम करते हैं तो अपने आप को ये मानते हैं जो कि नहीं, अभी मैं छात्र हूं और अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। लेकिन जो ही हमने ये आ गया जो कि नहीं, हम तो सब कुछ जानते ही हैं, अब क्या करना है, तो फिर वहां नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति संसार में परिपूर्ण नहीं है और कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। हर व्यक्ति में एक यूनिकनेस है, और वो अगर 2 के साथ मिल जाता है, 3 के साथ मिल जाता है, तो एक बहुत ही बेहतर कार्य कर सकता है वो। तो ये
इसी तरह का कार्य यहाँ पर ये आपको जाकर के आप देखिए वेबसाइट पर, आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें पद विश्लेषिका है, संधि एनालाइजर है, और इन्होंने जो कार्य किया है उसकी सबसे खासियत ये है कि आपको 99% एरर फ्री मिलेगा। ये इस वेबसाइट को मैं इतना इसको लाइक करता हूँ विशेष रूप से इस कारण से भी, जो कि एरर फ्री है, मतलब आप लगभग आपको त्रुटि नहीं दिखेगी। तो ये एक विशेष बात है कि जब आप किसी के साथ काम कर रहे होते हैं, कोई आपके सुपरवाइजर होते हैं, कोई आपको गाइड करते हैं, अगर वो आपके साथ मेहनत करते हैं तभी ऐसा होता है। मान लीजिए आप मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, यदि मैं केवल सिग्नेचर करने के लिए केवल रहूं, क्योंकि आप सभी डिजर्टेशन लिखेंगे, या अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर जो होंगे वो लिखेंगे, यदि आपके सुपरवाइजर आपके साथ मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको आपसे ज्यादा मेहनत करना होता है। ये 6 बजे के बाद कॉल करेंगे, अभी क्लास में हूँ। तो जब आप वो आपके आपसे ज्यादा उनको मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसका सुधार वो करते हैं, अगर वो नहीं सुधार करें तो जो गलती होती है वही दे दिया जाता है और वह उतना बेहतर नहीं हो पाता है। ये वेबसाइट देखेंगे तो आपको लगेगा जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, सुपरवाइजर का और स्टूडेंट का, कितना महत्वपूर्ण होता है किसी इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ के लिए। तो ये चीज आप ध्यान देकर के आप रखेंगे तो आपको समझ में ये आ जाएगा, ठीक है। एक ये चीज है। बता दिया, मैं 6 बजे तक क्लास में हूँ, क्लास के बाद मैं बात करता हूँ। तो ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये जितना भी वहां पर है, वहां पर आपको डिजर्टेशन मिल जाएंगे जो प्रेजेंट किए गए हैं इंस्टीट्यूशन को। हालांकि 99% आपको इंग्लिश मीडियम में ही वहां पर मिलेगा, लेकिन वहां पर टोटल मिल जाएंगे जितने भी अमरकोश से संदर्भित है या धातु पाठ से संदर्भित जितना भी वहां पर हुआ है वर्क, वो टोटल आपको पीडीएफ के रूप में फुल टेक्स्ट मिल जाएंगे आपको। तो जो बेहतर तरीके से काम करना चाहते हैं, चाहे जो भी फील्ड है आपका, आप जाकर के देखिए कैसे वो रेफरेंसिंग करते हैं, कैसे वो लिखते हैं। ये आपको बहुत आपके लिए उपादेय रहेगा, क्योंकि आप मैक्सिमम मीडियम आपका इंग्लिश ही रहेगा, या नहीं तो अगर हिंदी मीडियम ही है तो आपको समझ में आएगा कि कैसे रेफरेंसिंग करते हैं, किस तरह वो डाटा कलेक्शन करते हैं, ये आपको समझ में आएगा। आप जाकर के देखिए। इसके बाद आप ये संसाधन, ये वेबसाइट है वहां का, ये जाकर के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि पद विश्लेषक आदि टूल्स का अलग कॉलम है, कोश ग्रंथ डिक्शनरी जितने भी प्रयोग किए गए हैं वो टोटल अवेलेबल है वहां पर, और सभी सर्चेबल फॉर्मेट में है। उसका कॉर्पस जो है, उसके बाद जितने भी पब्लिकेशंस हैं वहां पर, उसका जितने भी थेसिस हैं, ये थेसिस पूरा आपको मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में कंप्लीट, अर्थात वो केवल हिडन कुछ नहीं है, आपको आप पूरा देख सकते हैं। तो ये आप जाकर के आपको देखना चाहिए। इसके बाद हम और जगह हम आते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेबसाइट है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशन का वही है, अर्थात जो मैंने अभी यूनिवर्सिटी का नाम बताया वहीं पर है। यहाँ पर क्या है कि आप कोई भी ये देते हैं, वहां पर एग्जाम्पल दिया गया है, और प्रातिपदिक खोज सकते हैं, धातु को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतर तरीके से संस्कृत सर्च इंजन जो बनाया गया है, ये आप जाकर के यहाँ पर मैंने यूआरएल भी दे दिया है, इसके आधार पर आप जाएंगे। क्योंकि प्रयास हमारा ये है, ये इंजन का स्पेलिंग यहाँ पर गलत टाइप हुआ है, उसको इग्नोर करेंगे। तो मेरा प्रयास यही है कि आपको मैं रेफरेंस दे रहा हूं, आप वहां पर जाइए, आप खुद अपना दिमाग चलाइए जो कि वहां पर क्या किया गया है और आगे आप बेहतर क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बेहतर कार्य करते हैं तो दुनिया में कितनी भी स्पर्धा है, लोग मजबूर होंगे आपको हायर करने के लिए, लोग मजबूर होंगे आपको इंपॉर्टेंस देने के लिए। चाहे आप कौन है इससे मतलब नहीं है, आपका काम दिखना चाहिए। अगर आज 30 बच्चे या 32 बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं तो मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं, जो कि आप केवल मेरे नाम 31 बच्चे हैं, 30 दोनों का अनुपात निकल गया, अच्छी बात है। क्योंकि ये जो है, मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं, जो कि कक्षा की गुणवत्ता आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, मेरे कार्य को प्रभावित करते हैं, इस कारण से हैं। आप केवल विपिन झा के लिए नहीं यहाँ पर हैं। तो जहां भी जो भी कार्य होता है,
आप अपने आप को उतना योग्य बनाइए, और उसके लिए आपको मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। और मेहनत करना पड़ेगा तो मैं यहीं पर क्यों आपको ला रहा हूं बार बार, ये इसलिए ला रहा हूं कि यहाँ पर आपके मेहनत को मिनिमाइज किया जाएगा और आप बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। आप जो अलग अलग डिक्शनरी खोजेंगे, अन्य आप ढूंढेंगे, उससे बेहतर होगा जो कि यहाँ पर सब कुछ पका पकाया मिल जाएगा। आपको केवल अपना चिंतन बढ़ाना होगा और बाकी कुछ नहीं आवश्यकता होगी यहाँ पर। इसके साथ साथ एक संस्कृत डॉक्यूमेंट्स है, ये बहुत ही बेहतर प्रकल्प है संस्कृत के फील्ड के लिए। जो भी आप चाहते हैं ये आपको बेहतर तरीके से मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए कि ये एक व्यक्ति का मेहनत यहाँ तक लाया है इसको। ये नंदू जी हैं, टोरंटो में रहते हैं, उनका मेहनत इसमें पूर्णतः है, जो आज से नहीं कम से कम 10-12-15 साल पहले से मैं परिचित रहा हूं। वो इतना बेहतर तरीके से, पहले तो ये सिस्टमेटिक साइट नहीं था, केवल डंप किया गया था अधिकतर डाटा जो था, अब इतना सिस्टमेटिक इन्होंने दे दिया है जो कि आपको कोई वेद खोजना हो तो वेद का एकदम सिस्टमेटिक आपको अलग अलग मिल जाएगा। आप कोई प्रोज संदर्भी टेक्स्ट खोजना चाहते हैं, आप अलग वेबसाइट्स खोजना चाहते हैं, कोई लर्निंग टूल खोजना चाहते हैं, आप कोई प्रोजेक्ट खोजना चाहते हैं, कोई लिंक खोजना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग जो दिया गया है। इसके अंतर्गत 1000 वेब पेज हैं इसमें अंदर में। तो कभी आप जाइए, देखिए संस्कृत documents.org है। और ये नंदू जी का प्रकल्प जो है ये इतना बेहद हो गया है जो कि आप कह सकते हैं जो कि विश्व स्तर पर एक बहुत ही बेहतर रिसोर्स का आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। जो कि आप भटकते रहते हैं, जो कि आपको राजतरंगिणी खोजना है तो आप भटकते रहेंगे, लेकिन आप यहाँ पर जाइए आराम से आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। बहुत कुछ जहाँ पर अलग अलग रिसोर्सेज हैं उनका लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। तो बहुत सारे हैं जो आपको जाना चाहिए। ये लिंक मैंने भी यहाँ पर दे दिया है, ये लेकर जाएंगे। और यहाँ पर मैं कुछ झलक दिखा रहा हूँ। ये जो गूगल आप देखते हैं, ये जो वेब देखते हैं, इस पर आपको अनंत मिलेगा आपको संस्कृत के संदर्भ में। लेकिन एक दो चीज आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जितने भी मिल रहे हैं आपको उनमें बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो कि प्रामाणिक नहीं है। तो आपको प्रामाणिक वेबसाइट आपको ध्यान में रखना होगा। मैं यहाँ पर जितना भी दे रहा हूँ वो एक प्रामाणिक वेबसाइट है जिस पर कि आप नोट ऑफ इंट्रोगेशन नॉर्मली आप नहीं देखेंगे। हालांकि जब बहुत सारे डाटा होते हैं तो कुछ न कुछ मिल जाता है, लेकिन नॉर्मली आप नहीं देखेंगे। इसके बाद हम सेशन वगैरह हम नहीं देंगे अभी आपको। ये अब इसके बाद ये है जो कि ये जो मैंने आपको दिया था जो कि अलग अलग मूक्स के संदर्भ में यूजीसी का जो जितना भी आपको अवेलेबल है, यूजीसी का जो अपना प्रकल्प सब है, ये सब आपको मिल जाते हैं। जर्नल्स, ये तो खैर मेरे द्वारा जो प्रारंभ किया गया था वो जर्नल है। उसके बाद फिर टीचिंग मेथड के लिए ये भी तो मेरे द्वारा प्रारंभ किया गया है, इससे आप लोग परिचित ही हैं। ये जेएनयू का है जो कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए जो बाहर के स्टूडेंट हैं जिनको देवनागरी नहीं पता है, और आप लोगों में से बहुत सारे होंगे जो कि देवनागरी नहीं जानते होंगे, भले आप हायर लेवल में आ गए हैं, लेकिन अभी आपको और से लेकर ज्यों तक लिखने के लिए कहा जाए तो अधिकांश आप लोग नहीं लिख पाएंगे। तो आपके लिए भी ये टूल है जो कि आप जा करके खुद वहां पर लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने इसको देख सकते हैं। उसके साथ साथ ई लर्निंग के लिए दिया गया है जो कि प्राइमरी लेवल पर प्रोनाउंसिएशन के लिए, राइटिंग स्किल के लिए, डिक्शनरी के लिए, मल्टीमीडिया में एनिमेटेड जो है उन स्टोरीज वो आप देख सकते हैं, डिक्शनरी, फिर संधि के लिए। ये टीडीआईएल के सहयोग से जेएनयू के द्वारा डेवलप है, इन सबको आप दे सकते हैं। इसके बाद जो है साइटेशन सिस्टम जो है ये आप, मैंने पहले एक दिन कक्षा में चर्चा मैंने किया था तो उसको मैं नहीं यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद मेंडले से आप लोग अधिकांश परिचित होंगे, मेंडले जो है उससे आप लोग अधिकांश परिचित होंगे। उसके बाद टर्न इट इन है, टर्न इट इन से भी आप लोग परिचित होंगे। टर्न इट इन है जो कि आप जो डिजर्टेशन लिखते हैं तो उसको इसी के माध्यम से चेक किया जाता है। ये पेड वर्जन भी होता है और फ्री वर्जन भी कुछ हद तक होता है। हालांकि अधिकांश इंस्टीट्यूशंस में फैकल्टीज और स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस दिया जाता है। टर्न इट इन है, और भी बहुत सारे हैं टूल्स, लेकिन टर्न इट इन प्रामाणिक में एक देखते हैं जो कि आपका बहुत ही बेहतर तरीके से ये चेक कर पाता है
नॉर्मली 14% तक का जो आपका जो आपका है चोरी का मटेरियल, उसको तो एक्सेप्ट किया जाता है, चोरी नहीं कहा जाता है उसको। आपका जो सिमिलरिटी जो है वो देख पाता है, उसके आगे को जो है उनको प्लगरिज्म के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये 1 मिनट है।